नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 22 जनवरी 2023 को होने वाले डीआरडीओ टेक्नीशियन ए एग्जाम के लिए महा मैराथन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। नॉन टेक के कंप्लीट आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस पूछे गए उसी प्रकार से ये क्लास भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले इसे जरूर देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप उन्हें एक बार जरूर पढ़ें। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम होने के तुरंत बाद आप इस क्लास को भी जरूर देखिए, मिला लीजिए कितने क्वेश्चन इस क्लास में से आपको पूछे गए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, यदि कल उनका एग्जाम है तो वो भी इस क्लास को देख सकें। लास्ट बार जब 6/7 को एग्जाम हुआ था डीआरडीओ का, तब हमने 6 तारीख को क्लास प्रोवाइड करवाई थी और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। उसी तरह से ये क्लास भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शेयर कर दीजिए और लाइक करके जुड़ जाइए क्लास के आखिर तक। आपके पास अभी एक दिन का टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फिल करनी है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और 10th लेवल का है, यानी कि इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना होता है, नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए, 3 5 6 12 12। तो यहाँ आपको नंबर सीरीज की कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि 3 से 5 हुआ तो आप कह सकते हैं 2 संख्या बड़ी है, फिर 6 हुआ यानी कि 1 संख्या बड़ी है, और फिर आपके 12 हो गया, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं। जो आपके दिमाग में पहले आता है उससे ट्राई कर लीजिए। अब इस तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका है, एक एक संख्या को छोड़कर देख लेते हैं। तो 3 से आप कहेंगे 6 हुआ यानी कि 2 गुना हुआ, फिर 6 से आपकी 12 हुआ यानी कि 2 गुना हुआ, और फिर आपके 24 हुआ यानी कि 2 गुना हुआ। आगे भी यदि पूछता तो आप 24 का दुगुना करके 48 ला सकते थे, लेकिन यहाँ हमें ये संख्या पूछी है, ये संख्या कैसे आएगी। तो पहले हमारी एक सीक्वेंस हो गई, अब दूसरी वाली को देखते हैं। 5 से 12 हुआ यानी कि 7 ऐड हुआ है। हम देखते हैं कि 12 में जब 7 ऐड करेंगे तो 19 आना चाहिए, एक बार 19 आना चाहिए, और जब 19 में जब हम 7 ऐड करते हैं तो 26 आता है, यानी कि ये सीक्वेंस एकदम सही है। एक एक संख्या का आपको ग्रुप बनाना है। 5 में 7 ऐड करेंगे 12, और 12 में 7 ऐड करेंगे 19, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपके ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। मेरी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका बेस्ट है। हो सकता है आपका कोई नया तरीका हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। रीजनिंग में एक क्वेश्चन को हल करने के अनेक तरीके होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी कूट में XYZ को ABC लिखा है तो ABC को क्या लिखा जाएगा। तो अधिकांशतः बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब XYZ को ABC लिखा है तो ABC को XYZ लिख सकते हैं। ये आपका आंसर गलत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सारे तरीके सही होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ABC को XYZ लिखा जा सकता है, लेकिन एक तरीका और भी है इसका, वो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अल्फ़ाबेटिक सीरीज क्या कहती है कि X, Y और Z, यदि आपने इसको ABC लिखा है तो देखिए X को मान लेते हैं A लिखा है, तो X के बाद आता है Y और Z, यानी कि 2 संख्याएं छोड़कर A लिखा है। Y के बाद इसने लिखा है B, Y को क्या बनाया है B, तो Y के बाद आता है Z और A, 2 छोड़कर लिखा है। उसी प्रकार से Z को लिखा है C, तो A और B 2 को छोड़कर लिखा है, क्योंकि Z के बाद आता है A, उसके बाद आता है B, यानी कि 2 संख्याएं छोड़कर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ABC में यदि यही कॉन्सेप्ट या फिर यही तरीका फॉलो करते हैं तो उसकी एक नया आंसर आपके सामने आता है, और वो है A, B और C। A को जब आप 2 संख्याएं छोड़कर लिखते हैं तो A के बाद B और C को छोड़ दीजिए, अगली संख्या आएगी D।
उसी प्रकार से बी के बाद सी डी को छोड़ दीजिए, आएगी ई, और सी का आपकी आएगा एफ। तो ये भी हो सकता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ सी राइट आंसर है, लेकिन आपके एग्जाम में ए या सी दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेंगी, तो आप इजीली कर पाएंगे। अधिकांशतः सी क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों ही एकदम राइट आंसर है, आप इजीली एक तरीके को फॉलो करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से अगले पद की पहचान करें। यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 4 के बाद 9 दे रखा है, और 9 के बाद 25, और 25 के बाद 49 यानी कि 49 दे रखा है। तो आप एक बार इस नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा तरीका इसमें फॉलो किया गया है। जैसा कि सामने देखने से पता चल रहा है कि 4 आपके 2 का स्क्वायर है, फिर आपके 3 का स्क्वायर है, फिर आपके 5 का स्क्वायर है, और फिर आपके 7 का स्क्वायर है। ऐसा तो आपने पता कर लिया कि किन का स्क्वायर है, लेकिन अब भी एक डाउट है, वो है कि 2 का स्क्वायर ठीक है, 3 का सही है, लेकिन 4 का क्यों नहीं है, 5 के बाद 6 का क्यों नहीं है, तो ये आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी है, कि ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ आपको अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है। अभाज्य संख्याएं वे होती है जो खुद के और 2 के पाड़े में आती हैं। 2 है वो केवल ओनली अपने पाड़े में और 1 के टेबल में आती है, वैसे ही 3 है, और वैसे ही 5 है, और 7 है। 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 खुद के पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में आता है, लेकिन 2 के पाड़े में भी आता है, इसलिए 4 आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अब आपको देखना है कि 7 का स्क्वायर है, इसके बाद हम किसका स्क्वायर लगाएंगे। 7 के स्क्वायर के बाद आपको किसका लगाना है वो आप इजीली देख सकते हैं। 7 के बाद देखिए 8 का स्क्वायर आप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना है, क्योंकि 8 अभाज्य संख्या ही नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या ही नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आती है। 10 वैसे भी नहीं है, 2 के पाड़े में 5 के पाड़े में आती है, इसलिए अभाज्य संख्या ही नहीं है। 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है आपके 11, और 11 का स्क्वायर आपके 121 होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 11 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ओनली ये 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आती है, बीच में कहीं भी नहीं आती। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आपकी होती है 11, और यहाँ आपको सीरीज के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर करना है। आई होप मैंने अपना बेटर दिया है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, क्योंकि आप अच्छे खासे व्यू कर जाते हैं वीडियोज़ को, लेकिन लाइक की संख्या 100 के नीचे ही रहती है, तो लाइक भी ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है, और साथ में आपके लिए बेटर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको चुननी है। और विषम का मतलब वो नहीं है कि संख्या सम है या विषम, वहाँ आपको ये वाला विषम है कि 3 ऑप्शन है वो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है, इन तीनों ऑप्शन से अलग है। जैसा कि अभी DRDO के एग्जाम में आया था, 3 आपको राष्ट्रपति दे रखे थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री दे रखा था, और पूछा था कि विषम कौन सा है। 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, तो आपके जो प्रधानमंत्री था वो विषम था, क्योंकि 3 राष्ट्रपति थे। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या हम चुन लेंगे। देखिए क्या है, ये आपकी पहले तो देख लेते हैं सम विषम का कॉन्सेप्ट। ये आपके दोनों ही विषम है, और ये दोनों ही सम है, ये आपके दोनों ही सम है, ये एक विषम है एक सम है, तो हम नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि ये सम है, ये भी सम है, ये विषम है, कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। यदि ये तीनों आपकी सम होती तो हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये आपके दे रखा है ना 15, उसके बाद 3 दे रखा है, 153 है ना, तो 153 को आप ऐसे लिखिए 15 × 3, 15 पहले फिर 3, तो क्या आएगा 45, है ना। उसी प्रकार से देखिए 16 × 5 कितना आता है, आप कहेंगे 80। अब देखिए 13 × 2 करना है, ये 13 ये 2 करना है, तो 13 × 2 26 आता है, लेकिन 36 लिखा हुआ है। कोई नहीं, आगे भी चेक कर लेते हैं। 12 × 4, 12 ये आगे वाला और 4 पीछे वाला, बराबर कितना आता है 12 चौक, सही है ना।
तो ये आपके ओड नंबर है, क्योंकि इसमें पहली दो संख्याओं को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर नहीं आ रहा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा यदि समझ आ गया तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा देख लीजिए। जिसको समझ नहीं आया वो फिर से देखेगा, जिसको समझ आ गया वो स्किप कर लेगा। देखिए क्या है, 153 है ना, 153। तो इसमें पहले 15 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली संख्या आई है। समझ गई ना, यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है और किसी से भी पूछ लो सब इसे गलत करेंगे, इसलिए एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन शामिल है। एक चींटी 3 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं चींटी यहाँ है और ये चल गई 3 मीटर, 3 मीटर चली है। फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। ये लो वृक्ष पर भी चढ़ा देते हैं, 4 मीटर का वृक्ष है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ऐसा नहीं पूछा है कि वह कितनी दूरी चली है। यदि आपसे ऐसा पूछे कि वह कितनी दूरी चली है, तब तो हम कहेंगे 3 और 4 7, 7 मीटर चली है। उसने कितनी दूरी तय की है, सब कहेंगे 7 मीटर। सही बात है। लेकिन अभी देखिए क्या किया है, अभी पूछा है मूल स्थान से कितनी चली है। तो मूल स्थान ये है, कितनी दूरी पर है। अब स्थिति पूछ रहा है, तो आपको अब ये देखना है, ये वाली लाइन है ना, ये आपको देखनी है कितनी है। तो ये आपके बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों बना है, क्योंकि वृक्ष है 90 डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। इसलिए अब आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये आपके हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आपकी आधार दे रखे हैं 3 और 4 7, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कर देंगे तो आपके आएगा 25 अंडर रूट का, और आपकी रूट आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 5। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आता होगा, इसलिए मैंने नहीं समझाया है। के का मान आ गया 5, तो 5 मीटर इसकी स्थिति है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझ गए होंगे। वर्तमान स्थिति और कितनी दूरी चली है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ITI बेस्ड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, नॉन टेक पार्ट में कमज़ोर है, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ये ई बुक डाउनलोड कर लीजिए। 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मोस्ट सुटेबल रहेगी। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, चारों टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या का मान बताइए। अगली संख्या क्या करिए, 13, 35, 57, 79 यानी कि 79 और 911। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, 13 से 35 हुआ, 35 से 57 हुआ, 57 से 79 हुआ और आपके 911 अब आपके और आगे जाएगा, यानी कि जोड़ तो नहीं रहे हैं। जोड़ने से तो इतनी जल्दी संख्या बढ़ती नहीं है, तो गुणा वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ईजिली बता देता हूँ, टाइम कम है इसलिए। देखिए पहले क्या हुआ, 1 का हो गया 3, मैं 13 को नहीं ले रहा हूँ, 13 वाले 1 को ले रहा हूँ। 1 का हो गया 3, 3 का हो गया 5, 5 का हो गया 7 और 7 का हो गया 9, है ना, यानी कि दो अंकिया बढ़ रही है, तो 9 का हो जाएगा आपके 11। उसके बाद देखिए 3 का हो गया 5, 5 का 7, 7 का 9, 9 का 11 और 11 का हो जाना चाहिए आपके 13। तो इस प्रकार से एक एक संख्या को लेकर करते हैं, तो राइट ऑप्शन आपके सी वाला रहेगा, इसलिए आप इजीली कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है DE को 10 लिखा है, तो HI को कैसे लिखेंगे। इजीली नया कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान कर लेना है। D आपकी आता है 4 नंबर पर और E आता है आपके 5 नंबर पर, दोनों को ऐड करते हैं तो 9 होता है, और 9 में मान लेते हैं 1 ऐड किया तो 10 हो जाएगा, है ना। तो चलिए उसी प्रकार से HI को करते हैं। H आपके कितने नंबर पर आता है, तो आप सभी को याद है 8 पर आता है, और H आता है I आता है आपके 9 पर। 8 और 9 को जोड़ेंगे 17, और 17 में मान लेते हैं 1 जोड़ देते हैं तो 18 आना चाहिए, लेकिन 18 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। कोई ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई मेथ तो है नहीं कि एक फॉर्मूले से कर लिया और आपकी गलत हो गया। रीजनिंग क्या कहती है, देखिए DE आपको क्या दे रखा है, D और E आपके होता है, नंबर है D का 4, E का है 5, दोनों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 20, और 20 का आधा कर दीजिए तो 10, और 10 आपको यहाँ दे रखा है। समझ गई ना, जो आपको संख्याएं दे रखी है, यानी कि जो इंग्लिश में दे रखे हैं उनको पहले तो मैथ में कन्वर्ट किया, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया, है ना। तो अब देखिए हम HI का भी यही कॉन्सेप्ट करते हैं।
h आता है, अभी अभी आपने देखा 8 नंबर पर, ये आता है 9 नंबर पर, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 72 आएगा, 72 का आधा कर दीजिए यानी कि 36। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नया क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, और आपकी जो भी एग्जाम होते हैं सेल, राउरकेला, ऐसे क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो आप भी प्रिपरेशन करते रहिए। ITI बेस्ड आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो हर दिन पढ़ना पड़ेगा, केवल थ्योरी से अब कंपटीशन नहीं फाइट होगा, नॉन टेक भी बराबर का इम्पोर्टेंट है। यदि दिल्ली को 25, मुंबई को 36 और कोलकाता को 49 लिखा है यानी कि 49 लिखा है, तो चेन्नई को कैसे लिखेंगे? तो एक बात को गौर से देखिए, 25 लिखा है यानी कि 5 का स्क्वायर, 36 लिखा है यानी कि 6 का स्क्वायर, और 49 लिखा है यानी कि 7 का स्क्वायर। समझ रहे ना? कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है ना? यानी कि स्क्वायर है किसी न किसी का। तो अब देखिए, पहले तो दिल्ली में आप नंबर काउंट कीजिए। दिल्ली, दिल्ली ऐसी स्पेलिंग है ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो पांचों का स्क्वायर कर दिया। मुंबई में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो भी है काउंट किए और इसका स्क्वायर कर दिया। कोलकाता में 7 है। जैसे ही चेन्नई में आपको देखना है कितने होंगे, तो चेन्नई में देखिए क्या है, चेन्नई में है CHENN और AI, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि आपके 49 आना चाहिए। एक बार फिर से गिन लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 49 आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अभी भी क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था पुराने पेपर में, और स्क्रीनशॉट देख सकते हैं मैंने लिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो देखिए, हैंगर हवाई जहाज समानुपात बंदरगाह, हैंगर दे रखा है, उसके बाद हवाई जहाज, बंदरगाह का क्या होगा? देखिए, हैंगर हवाई जहाज स्टेशन मान सकते हैं, तो बंदरगाह जलयान। हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां हवाई जहाज रुकते हैं, लैंड करते हैं। उसी प्रकार से जहां बंदरगाह पर कौन लैंड करते हैं, तो आप कहेंगी जलयान, जहाज होती है वो बंदरयान पर लैंड करती है या फिर रुकती है। 6 जनवरी के आपके 2023 में पूछे गए जीके के प्रश्न ऐसा लिखकर इन्होंने भेजा है। अब देखिए, कुछ शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं और कुछ सेकंड शिफ्ट के हैं, थर्ड शिफ्ट के यानी कि मिश्रित क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, 2022 में फीफा अंडर 17 में महिला विश्व कप किसने जीता? तो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है मैं पूरी डिटेल बताता हूं आपको। जैसे कि अब फीफा वर्ल्ड कप आया है तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। पहले तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं। ये देखिए, यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। फीफा अंडर वर्ल्ड कप यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये कौन सा था, यानी कि इसका कितना नंबर था? तो ये 7वें क्रम का था, ये तो आपको नोट कर लेना है। 7वें नंबर का आपकी फीफा अंडर महिला वर्ल्ड कप था, 7वें नंबर का। तो संस्करण पूछा जा सकता है 7वां, याद कर लीजिए। कहाँ हुआ या फिर मेजबानी किस देश ने की? तो ये अपना देश है भारत। भारत ने इस खेल की मेजबानी की या फिर ये भारत में हुआ। इसका चैंपियन पूछा है क्वेश्चन में, और हो सकता है आपको इन दोनों में से कुछ पूछ ले। तो चैंपियन है आपके स्पेन देश, तो ये आपको नोट करना है। वहाँ आपका आंसर ये वाला था, ये इतना आपको ध्यान रखना है। इस भाई ने एकदम सही लिखा है। तो इतनी डिटेल आपको याद कर लीजिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आंसर इन्होंने सही लिखा है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया GSLV का पूरा नाम, तो इन्होंने लिखा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इसरो ने लॉन्च किया है, पहले तो ध्यान रखना है आपको। पूछा जा सकता है GSLV किसने लॉन्च किया है, तो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी स्पेलिंग इन्होंने लिख रखी है, ये एकदम सही है। आगे भी मैंने आपके लिए गूगल का स्क्रीनशॉट लिया है, वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा पूरी डिटेल, ही है ना, तो इसे पढ़ लीजिए, हो सकता है आपकी आ जाए इनमें से कोई क्वेश्चन। मैं आपको पढ़कर ही बता देता हूँ। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये आपका हिंदी में नाम है इसका, और इंग्लिश में इन्होंने लिख रखा है। तो आप दोनों याद कर लीजिए, ऑप्शन में हो सकता है इंग्लिश वाला हो। इसका संस्करण यानी कि कौन सा है, तो तीसरे नंबर का संस्करण है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका
कि जिसे लॉन्च वाहन मार्क 3 यानी कि किससे लॉन्च कहा जाता है, तो LVM भी कहा जाता है, लॉन्च वाहन मार्क 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा विकसित है और लॉन्च व्हीकल है, यानी कि प्रक्षेपण वाहन है ये एक प्रकार का। इतना ध्यान करना है, काफ़ी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो चींटी के डंक में भी आपको याद कर लेना है कौन सा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में 6 तारीख वाली में, तो आपको याद करना है। यहाँ मुझे लगता है इन्होंने गलत लिख रखा है, यानी कि हाँ एकदम सही है, मेथनोइक अम्ल लिख रखा है। हो सकता है ऑप्शन में एक और नाम आए, क्योंकि इसी अम्ल का एक और नाम है और वो है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल एक ही अम्ल के नाम हैं। अब एग्जाम में डिपेंड करता है ऑप्शन पे, हो सकता है आपको फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में दे तो वो आपका आंसर होगा, मेथनिक अम्ल दे तो वो आपका आंसर होगा। मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल, तो आप वहाँ ऑप्शन में मेथनोइक ढूंढते रह जाएंगे, हो सकता है फॉर्मिक हो, तो आप दोनों नाम याद करें। ये 6 तारीख वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को तो आप कहीं से भी याद कर सकते हैं। DRDO की वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उनमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप पढ़ लीजिए। लेजर का पूरा नाम क्या है, तो लेजर का हिंदी में नाम है विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। ये इन्होंने हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ लीजिए। ये रहा लेजर की फुल फॉर्म। लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेजर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना ऐसी क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं होती। लाइट एम्प्लीफिकेशन, उसके बाद ये आप तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। तो एक बार 2 बार पढ़ा होगा तो आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है आपके भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने यार हर वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं, और मुझे भी खुशी होती है जब मेरे प्रोवाइड करवाए हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है कि हमने आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करवाया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी बात पर लाइक भी कर दिया करो, यानी कि 61वां संविधान संशोधन है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग मैंने वो भी आपको प्रोवाइड करवाया कि 72वां संविधान संशोधन क्या कहता है, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति भी आ सकती है। 72 संविधान संशोधन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। 21वां ए संविधान संशोधन है और 86वां संविधान संशोधन है, और अनुच्छेद है आपका 21A। संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, ये भी आप नोट कर लीजिए, याद करें। ये मैं आपको हर वीडियो में प्रोवाइड करवाता हूँ, और आप कमेंट करते हैं कि सर वही क्वेश्चन बार बार क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में ये छप सकते हैं, इसलिए करवाता हूँ। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये एकदम सही है, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी की टीम में। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, मैंने आपको सारे मंत्री याद करवा रखे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, है ना। और कौन सा पूछा जा सकता है, आपकी ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आते हैं, सारे मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये देखो DRDO का अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसे पढ़ा करो। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने करवा रखा है। यदि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो अभी 6 तारीख को एग्जाम हुआ था, और एक भाई ने एग्जाम होते ही मेरे यूट्यूब पर कमेंट आ गया था उसका कि आपके प्रोवाइड करवाए हुए क्वेश्चन में से जनरल अवेयरनेस में 3 से 4 क्वेश्चन आई। तो आप भी मेरे पुराने वीडियोस देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। बारदोली सत्याग्रह आप सभी को याद है ना, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको एक बार देना चाहता हूँ। ये देखिए बारदोली सत्याग्रह, इसमें क्या है, भारतीय संविधान संग्राम के दौरान जून 1928 में हुआ। ये भी पूछा गया था कब हुआ, तो जून 1928, ये याद कर लीजिए। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन में, बारदौली सत्याग्रह में, महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस सत्याग्रह में
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो ये है आपका बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व पटेल ने किया। किन्होंने दी? तो महिलाओं ने इन्होंने ये उपाधि दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर पढ़े आप। और डेट भी याद कर लीजिए, 12 जून 1928 है पूरी बारदोली सत्याग्रह। वैसे भी आपकी तैयारी अच्छी है। अब देखिए, पहले में कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना? ये लो, सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत तक। अब देखिए क्या है नेक्स्ट। किसी भाई ने लिख कर भेजे हैं, वो भी मैं आपको करवाना चाहता हूँ। इसने बहुत सपोर्ट किया यार, थ्योरी के भी क्वेश्चन इसने लिख कर भेजे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, तो इसका एकदम आंसर सही लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। कौन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री? दिनेश गुणवर्धन। वैसे गुणवर्धन में ऐसा लिखा हो ऑप्शन में मिल सकता है वर्धन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज है ना, ये आपको याद होना चाहिए। पहला पृथ्वी सम्मेलन, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया है। कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? रियो में हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद है, दोनों पूछे गए थे, कब और कहाँ हुआ। 1992 रियो जिनेरेरियो। वैसे तो रियो का पूरा नाम है रियो जिनेरेरियो, लेकिन आप रियो याद कर दीजिए। और ये रियो जिनेरेरियो कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। और ये रियो आप हर जगह पढ़ते हैं, रियो पढ़ते हैं, रियो 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 ब्राज़ील, लेकिन मैं पूरा नाम बोलता हूँ रियो जिनेरेरियो। क्यों? क्योंकि मैंने ये 10th में क्वेश्चन पढ़ रखा है और वहाँ से मुझे आज तक याद है, कभी नहीं भूला इसे। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र पूछा गया था, तो मैं आपको पूरी एक बार डिटेल बताना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है ये क्वेश्चन पहले से। पहले क्षेत्र में आता है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र में आता है आपके उद्योग जितने भी होते हैं वो आपके आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से कहा जाना जाता है। और इसमें वे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय की सेवा प्रदान करते हैं या उनका सहयोग करते हैं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, वकील। ये जो भी होते हैं ना, आज के युग में जो भी है, इंटरनेट वाले, यानी कि ई मित्र, कियोस्क, बैंकिंग, ये जो है ना प्राथमिक और द्वितीय को सपोर्ट देते हैं, वो वाले आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन में क्या था। इन्होंने आंसर में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। तृतीय क्षेत्र में से कौन है? तो 3 जो आपके ऑप्शन थे वो प्राथमिक और द्वितीय में से थे, लेकिन तीसरा ऑप्शन था वो आपके तृतीय में से थे, जैसे बैंकिंग हो गया, ई मित्र हो गया, एजुकेशन शिक्षा हो गई, ये वाले। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय तट रक्षक के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है आपकी पद्मा। क्या नाम है? पद्मा नाम है, आपको ये ध्यान ही कर लेना है। इसके बारे में डिटेल नहीं मिली है तो प्रोवाइड भी नहीं करवा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। पद्मा आपको ध्यान रखना है, भारतीय तट रक्षक की प्रणाली का अन्य नाम, भुगतान प्रणाली का नाम। आगे है एथलेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन था, ये बता नहीं पाई। राज्यसभा के सदस्य की उम्र तो मैंने आपको बता रखी है 30 वर्ष होती है। 6 से 14 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 6 तारीख को भी आया और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में ये फिर से रिपीट हुआ। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन आया था लोलक का प्रश्न था हाई लैंग्वेज, ये इनको समझ नहीं आई है, और न ही ये क्या कहना चाहता है वो मुझे भी समझ नहीं आया है। उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो दे रखा है बारक, बारक नहीं पढ़ना है, BARK है। उसके बाद क्या आएगा? जैसे डस्ट का इस प्रकार से बना है, तो हम कह सकते हैं डी का इसने लिखा है ई, यानी कि अगला अक्षर लिखा है, तो हम भी बी का अगला लिख देंगे, यानी कि लिखेंगे सी। चारों ऑप्शन में सी दे रखा है, यानी कि यहाँ तक हमारा सही है। उसके बाद देखिए यू का इसने लिखा है, यू का क्या लिखा है? तो आप कहेंगे यू का इसने लिखा है डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि यू के बाद आता है वी, वी को छोड़कर इसने लिखा है डब्ल्यू, यानी कि एक अक्षर छोड़ के लिखा है, तो हम भी ए के बाद बी आता है उसे छोड़कर लिख देंगे सी, क्योंकि यहाँ ए दे रखा है, ए के बाद आता है बी और बी के बाद सी, एक हमें बी को छोड़ना है जैसा कि इसने यहाँ छोड़कर हमें बताया है। तो समझ गए ना यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या है, एस है, एस का इसने लिखा है वी, एस के बाद आता है टी, यू और वी,
तो इसने टी और यू दो छोड़े हैं, उसके बाद वी लिखा है, तो हम भी आर के बाद दो छोड़कर लिखेंगे। आर के बाद एस टी यू आते हैं। आर के बाद हमें एस टी छोड़ना है, यू लिखना है, ये लो यू भी हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या किया इसने, टी का लिखा है एक्स, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि आप कह सकते हैं इसने 3 अक्षर छोड़े हैं, 3 अक्षर छोड़े हैं। तो हम भी के बाद 3 अक्षर छोड़ेंगे। के के बाद आता है एल एम एन ओ, तो एल एम एन छोड़ देंगे, ओ लिखेंगे, तो क्या बना, यहाँ आप इजीली देख सकते हैं सी सी यू ओ। किस ऑप्शन में दे रखा है देख लीजिए, किस ऑप्शन में दे रखा है, इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं इतना इरेज कर देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। सी सी यू ओ है ना, ऐसा था ना ऑप्शन, सी सी यू ओ ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। यदि आपको तरीका पसंद आ गया है क्वेश्चन समझाने का, तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक की संख्या बहुत कम होती है और आप व्यूज भी कर जाते हैं, तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। और आपके पास अलग से क्वेश्चन है तो उन्हें सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। आई होप आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, 9 3 8 6 6 इस प्रकार से आपको संख्या दे रखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पहले तो देखना है क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है ना, तो क्वेश्चन मार्क किस लाइन में, एक तो ऐसे आ सकता है और एक आप क्वेश्चन मार्क की आंसर ऐसे ला सकते हैं। दो तरीके हैं, एक ऐसे या एक ऐसे, या तो आप 6 8 11 में कुछ ऐसा जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ कीजिए कि क्वेश्चन मार्क आ जाए, या फिर आप ऐसे कीजिए 12 और 11 में कुछ कीजिए कि आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो हम दोनों तरीके से कोशिश करेंगे। पहले आपको करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो आपको देखना है ये संख्याएं कैसे आई, ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये देखना है ये संख्या कैसे आई। तो देखिए हम करते हैं, तो देखिए हम 9 और 3 में कुछ ऐसा करेंगे कि 8 आएगा। तो देखिए कैसे आ सकता है, 9 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो 8 नहीं आएगा, 9 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए, पूरा टाइम होता है आपके पास। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि वीडियो हो रहा है रिकॉर्ड, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, आपको डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बताता हूँ। ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल होगा, 9 6 15 में कुछ ऐसा करना है कि हमारा 12 आ जाए, उसी प्रकार से हम इसमें करके 11 लाएंगे, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क को भी लाएंगे। अब देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। आपको ये वाला है ना, 2 अंक जोड़ने हैं, 6 और 15 हमें ऐड करने हैं। कितना होगा, आप कहेंगे 21 हो गया ना, सही है ना एकदम। उसमें से आपको ये 9 माइनस करना है, 21 में से 9 गई आपके कितने होंगे, तो आप कहेंगे 12 हो जाएंगे, है ना। 21 में से 10 जाते तो 11, 9 गई हैं तो यानी कि 12। तो ये ऐसे हुआ है। आगे भी आपको यही तरीका फॉलो करना है। कौन सा तरीका, आंसर वाला। पेन चेंज कर देता हूं मैं एक बार, ये देखिए आपको करना है इन दोनों को ऐड, इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो अभी कर लेते हैं, 6 और 8 होते हैं 14, और 14 में से आपको 3 माइनस करना है यानी कि 11। उसी प्रकार से यहाँ आंसर लाएंगे। कैसे, 11 और 6 ऐड कर दीजिए, कितने होंगे 17, और 17 में से 8 माइनस कर दीजिए, आपके आएंगे 9, यानी कि क्वेश्चन की जगह ऑप्शन नंबर बी आएगा 9 राइट आंसर है। 11 और 6 होंगे 17, 17 में से आपको 8 माइनस कर देने हैं यानी कि 9 आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, बार बार लाइक के लिए आपको कहना ना पड़े, बार बार कहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। आगे देखिए क्वेश्चन को, प्रतीकों की उपयुक्त सेट का चयन करें। और ये सा क्वेश्चन DRDO में आ चुका है, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। प्रतीकों के चयन के लिए मैं आपको कहूंगा ये तरीका होता है बोर्ड मास का नियम। कौन सा नियम होता है, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम में आपको पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर घटाव करना होता है। तो पहले हम डिवाइड करके ही आंसर लाएंगे। और इस प्रकार की क्वेश्चन को जल्दी हल करने का तरीका होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू करें। तो देखिए पहले में आपको भाग का निशान दे रखा है एकदम लास्ट में, तो आपको एकदम लास्ट वाली संख्या के बीच में भाग देना है। 5 में जब 4 का भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा नहीं। अब दूसरे में देखिए भाग का निशान दे रखा है बीच में दे रखा है, यानी कि आपको बीच वाली संख्याओं में भाग देना है। संख्या 1 2 3 4 है ना, तो 8 में 5 का भाग आप देंगे तो 8 में पूरा 5 का नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ए भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने चेक कर लिया है। तो अब आपके सामने बचा है ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है। अब मैं आपको करके बता देता हूँ कि ऑप्शन डी कैसे आंसर है, प्रूव कर देता हूँ। आपको एग्जाम में प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, जो ऑप्शन बचे वही आंसर होगा। अब इसमें देखिए भाग का निशान है पहले, तो आपको 72 में 8 का भाग देना है, क्योंकि पहले वाली संख्याओं में भाग देना है। ये लो, पहले वाली में हमने भाग दिया, तो 72 में 8 का भाग देते हैं 9। फिर आपको करनी होती है, ये कह रहा है गुणा करो, तो आपको 9 को गुणा करनी है 5 से, क्योंकि ये दो संख्या 16 हो गई। 9 को आप गुणा करेंगे 5 से। फिर ये कह रहा है ऐड करो, तो ऐड कर देंगे हम लास्ट वाली संख्या 4। 9 पंजे होता है आपके 45, और 45 में 4 जोड़ते हैं 49, जैसा कि इसने दे रखा है। ये लो, आपका आंसर भी हो गया, और आई होप आपको पसंद भी आ गया। अब देखिए नया क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कौन सी है? देखिए इसने किया है 5 और इधर 7 लिखा है, तो आप बताना अब यहाँ 2 जोड़े कौन से आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक पेपर सॉल्यूशन करवाया था PGCIL पावर ग्रिड का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। तो ITI बेस्ड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए 5 को इसने 7 से मल्टीप्लाई की है और इसने लिखा है 35। तो हम भी ऐसा करते हैं कि ऑप्शन में 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। जब हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 आना चाहिए, यहाँ 55 दे रखा है, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है, 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 77 दे रखा है। 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आना चाहिए, वहीं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 आना चाहिए, यानी कि ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, इसने 7 से मल्टीप्लाई की ही नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो केवल एक के पाड़े में और खुद के पाड़े में आती हैं। 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती हैं, तो आप कहते हैं 5 के बाद 6 आती है, और 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 2 के पाड़े में भी आती है, 3 के पाड़े में भी आती है, 1 के पाड़े में भी आती है, और खुद के पाड़े में भी आती है, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 6 के बाद कौन सी है, तो आप कहेंगे 7। 7 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 न तो और किसी पाड़े में आती, एक और केवल 7 2 ही पाड़े में आती और किसी में नहीं आती, इसलिए अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसने 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा करके लिखा है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, 11 है, 11 एक अभाज्य संख्या है, हाँ। उसके बाद इसने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 55, ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, 5 और 5 के जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ तो देखिए 11 है और 5 है, दोनों आसपास नहीं है, अभाज्य संख्याएं आसपास नहीं है। देखिए 7 में क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 के बाद आती है 8, वह अभाज्य नहीं है, 9 भी अभाज्य नहीं है, 10 भी अभाज्य नहीं है, 11 अभाज्य है। तो 7 के बाद 11 अभाज्य आती है, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करके 77 लिखा है, ये आंसर हो सकता है। 8 के बाद देखिए 3 एक अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 3 के बाद आती है अभाज्य संख्या, वो कौन सी होती है, तो वो आप कहेंगे 5 होती है। और वैसे ही 9 अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पास वाली 2 अभाज्य संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना था। आगे हमारे पास हमारी ई बुक है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें आपके लिए नॉन टेक के 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियोज पसंद नहीं आ रही है तो ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें ये किसी ने भेजा है कि आपकी वीडियो से ये क्वेश्चन आया, और DRDO सितंबर 6 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ। ये मैंने यहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा रखा है, और बहुत सारे उसने क्वेश्चन भेजे हैं कि ये क्वेश्चन आई, और मैंने आपके लिए वहाँ पोल किए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, तो आप इसे मन लगा कर पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, कौन कौन से हैं। चांद, उपग्रह, पृथ्वी क्या है। तो देखिए
चांद क्या है, यहाँ इसने बता दिया कि उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह। तो पृथ्वी आपको पता है क्या है, ग्रह है। सूर्य नहीं है, हवा नहीं है, सागर नहीं है, तो ग्रह ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, सब कोई इसे कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपकी माता आपका भाई होता, आपका भाई आपकी बहन होती और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप अपनी बहन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी अभी पावर ग्रिड का पेपर ही मैंने सॉल्यूशन करवाया है, आप जाकर उसे देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आया था कि यदि हम कॉलेज को स्कूल कहते हैं, महाविद्यालय को नर्सरी कहते हैं, तो बताइए बच्चे को जन्म के समय पहली बार कहाँ भेजेंगे। तो उसका आंसर होगा नर्सरी। लेकिन उस एग्जाम में नर्सरी को हमने कहा है कॉलेज, तो हम बच्चों को कॉलेज भेजेंगे। ऐसा करके क्वेश्चन था, आप जाकर देख लीजिए, पूरा टाइम नहीं है आपको यहाँ बताने का। देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन पकड़ लीजिए, आप अपनी बहन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, आपकी बहन आपके पिता होती, आपकी बहन आपके पिता होती, तो आप उसे क्या कहते, पिता ही कहते, बहन को पिता कहते क्योंकि वो पिता होती। ये खतरनाक क्वेश्चन है ना, आप इजीली पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छपा हुआ है, हर कोई इसे दे सकता है। आगे देखिए, इसमें से अनोखा है उसे मालूम करो, यानी कि जो भिन्न है उसे पहचानिए। 1, 8, 27, 36, 125 और 216, ये सब आपको दे रखा है। देखिए क्या हुआ है, एक का स्क्वायर है, एक का क्यूब है, दो का क्यूब है आपके 8, 3 का क्यूब है आपके 27, 36 किसका क्यूब है, तो 36 किसी का क्यूब नहीं है, ये 6 का स्क्वायर है, ये आपके 5 का क्यूब है और ये आपके 6 का क्यूब है। यानी कि सारी संख्याएं क्यूब दे रखी है, लेकिन 36 है वो स्क्वायर दे रखा है, तो ये भिन्न है या फिर ये अनोखा है या फिर ये गलत है। इस क्वेश्चन को 3 लैंग्वेज में ढाल सकता है। एक तो पूछ सकता है निम्न में से भिन्न कौन सा है, तो आपको 36 करना है। निम्न में से अनोखा कौन सा है या निम्न में से गलत कौन सा है, तो आपको यही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या छपा हुआ है। कूट भाषा में फ्लूट को 62 105 के रूप में लिखा है, तो हारमोनिका को कैसे लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं। हारमोनिका फ्लूट दोनों को, फ्लूट को पहले तो पहचानिए। फ्लूट का जो आपके एफ है वो 6 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है, तो के आता है 11 पे, एल आएगा 12 नंबर पे। यू कितने नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पे, तो यू आएगा आपके 21 नंबर पर। और टी आता है 20 नंबर पर और ई आता है आपके 5 नंबर पर। अब देखिए इसने 62 105 लिखा है, तो इसने क्या किया है, 6 तो लिखा है, ये लो 6 लिख देते हैं, लेकिन 12 का जो इकाई अंक है ना वो लिखा है, 12 का 1 नहीं लिखा, इसने ये इकाई वाला अंक लिखा है, ये लो 1 लिख देते हैं। जिसमें 2 संख्या है ना उनका इकाई वाला अंक लिख रहा है, ये लो 1 लिख देते हैं। इसमें भी इकाई वाला अंक 0 लिखना है आपको, 0 लिख देते हैं। और इसमें एक ही संख्या है तो 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसने यहाँ लिखा है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे हारमोनिका के साथ। हारमोनिका पूरा वर्ड बड़ा है, तो मैं इसे करके इजीली बता देता हूँ। टाइम भी कम होता है, तो आप वीडियो को पॉज करके कर लिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ये लो आपकी अब हारमोनिका की बात कर लेते हैं। हारमोनिका है, एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आप काउंट करेंगे। एफ आता है आपकी, एच आता है आपके 8 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, आर कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे आर 18 पर आता है। एम कितने नंबर पर आता है, तो जब के 11 पर आता है तो एल एम यानी कि 13 नंबर पर आएगा। ओ कितने पर आता है, तो ओ आप कहेंगे 15 नंबर पर आएगा। एन आपकी 14 नंबर पर आएगा। फिर आई है वो आपकी 9 नंबर पर आती है क्या, ये लो आई आती है आपके 9 नंबर पर, क्योंकि 10 पर जे आता है। और सी आती है 3 नंबर पर, ये लो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3। और ए आता है आपके 1 नंबर पर, यहाँ लिखा है। तो अब आपको करना है इन सभी की कॉपी करनी है। 8 लिखना है क्योंकि एच का है, 1 लिखना है, ये आपके एक साथ है इसका इकाई अंक लिखेंगे, ये एक साथ है इसका इकाई अंक लिखेंगे, ये एक साथ है इसका इकाई अंक लिखेंगे और इसका इकाई अंक लिखेंगे। उसके बाद देखिए 9 दे रखा है, आई का लिख देंगे सी और ये बनेगा आपका आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन था, करवा दिया है। 81 88 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या,
81 88 कहाँ से आया, आपके 13 से आना चाहिए, क्योंकि देखिए 81 ये लिख दिया, इसका इकाई अंक लिख दिया। यहाँ आप मैंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये 3 है और यहाँ आपको 3 लिखना है। तो 81 83 54, 81 83 54 931, तो ये रहा आपकी 954, 931, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अभी मुझे इजीली दिखाई नहीं दे रहा है, इतना मैंने बोर्ड पर यहाँ स्क्रीन पर लिख रखा है, तो आप यहाँ मिलान कर लीजिए। एक बार मैं इतना आपके सामने से हटा रहा हूँ, रफ कॉपी लेकर बैठा करो वीडियोज़ के लिए और लिख लिया करो ना, क्वेश्चन आप ही सोल्व कर लिया करो मेरे समझाने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, अगला पद बताना है। तो देखिए पहले तो आप अपने ऑप्शन को देखिए, 82 82 82 82, चारों में 82 दे रखा है, तो आपको पहचान करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए कैसे हुआ, 22 का, ये क्या प्रॉब्लम है यार बार बार, 22 का हुआ आपके 42 और 42 का हुआ 62, 62 का क्या हो जाएगा 82, क्योंकि 20 20 बढ़ रहा है। ये लो आपने 82 तो निकाल दिया। अब देखिए क्या करना है, यहां तक आपके 82 हो गए ना। अब देखिए क्या होगा, सी लिखा है, सी के बाद एफ, एफ के बाद देखिए आई लिखा है, तो क्या हुआ, सी के बाद डी ई 2 छोड़ दिए ना, एफ के बाद इसने जी एच छोड़ दिया, तो आई के बाद हम जे और के को छोड़ देंगे, एल लिखेंगे। तो 82 आपके एल वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ऐसा दे रखा है। रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर वह बाईं मुड़ जाता है, बाईं यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है, 2 मीटर चलता है। फिर से वह लेफ्ट मुड़कर 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके है ना 40 क्वेश्चन आने हैं, जिसके हिंदी इंग्लिश ऐसे करके नॉन टेक के काफ़ी क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी जो टेक्नीशियन ए का एग्जाम हुआ उनके तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते थे, 10 ही मैथ के आते थे, 10 ही जनरल अवेयरनेस के और 10 इंग्लिश के, उनके तो टोटल ही 40 क्वेश्चन थे। लेकिन आपके 40 हिंदी है, 40 इंग्लिश है, इस प्रकार से है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना है। उनके ITI है इसलिए टेक्निकल पार्ट ज़्यादा आता है, आपके नॉन टेक पार्ट ज़्यादा आएगा, आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि रजत कितने मीटर चला है, उसने कुल कितनी दूरी तय की है। 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल दूरी में तो आपको करना है 12 2 14, उसके बाद 26 किलोमीटर बताना है कि टोटल वह 26 किलोमीटर चला है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें वह कार्यालय से दूरी पूछी है। तो कार्यालय से दूरी याद करने के लिए मान लेते हैं रजत यहाँ है, ये रजत का घर है, अपने कार्यालय ये रजत का कार्यालय है। फिर वह 12 मीटर चला है, कहीं भी मान लीजिए 12 मीटर हम मानते हैं, यहाँ 12 मीटर चला है, ये लो 12 मीटर चल गया। उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट किधर होगा, इस साइड लेफ्ट होगा, ये 2 मीटर चला है। उसके बाद फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, तो फिर लेफ्ट मुड़ेगा, यानी कि अब और कितना चला है, लेफ्ट मुड़कर 12 मीटर चला है, ये लो 12 मीटर चल गए। तो अब कार्यालय से कैंटीन की दूरी, यहाँ इसका कैंटीन है, यहाँ इसका ऑफिस है, तो आपको ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी कितनी है, 12 ये है तो ये भी 12 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो हम कहेंगे 2 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि आपसे जो दूरी पूछी है वह घर से लेकर कैंटीन तक की पूछी है और वो 2 मीटर है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन आरेख का डायग्राम DRDO हर बार देता आया है, तो आपको ये क्वेश्चन तो पक्का समझना है। 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो वेन डायग्राम पर पूरा फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तो आपके क्वेश्चन हो सकता है गायक, लड़के और नर्तक, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है गायक लड़के की जगह इस बार दर्शक दे सकता है। दर्शक दे तब तो आपको देखना है तीनों में संबंध कैसा है। वेन डायग्राम में हम हर बार यही देखते हैं कि जो आपको 3 वर्ड दिए हैं उनमें एक दूसरे से संबंध कैसा है, कैसा रिलेशन है। तो गायक कोई गाने वाला होता है, देखने वाले दर्शक होते हैं, और नर्तक यानी कि नाचने वाला, एक गाता है, एक देखता है और एक डांस करता है या नाचता है, तीनों अलग अलग है। तब तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लेकिन जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, गायक, लड़के और नर्तक, यानी कि गायक जो गाते हैं तो लड़के गायक हो सकते हैं, या लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, तो लड़के गायक हो सकते हैं। कुछ लड़के गायक होंगे और कुछ लड़के
नर्तक भी हो सकते हैं, तब ऐसा बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस प्रकार से एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या है, लड़के हैं, मान लेते हैं ये लड़के हैं, गायक गाने वाले हैं, नर्तक नाचने वाले हैं। तो कुछ लड़के गाने वाले भी हो सकते हैं, जैसे अपने अरिजीत सिंह लड़के हैं ना, वो ही है, वो गाते हैं। और कुछ डांस करने वाले भी हो सकते हैं, जो आपके डांसर होते हैं। तो लड़के हो सकते हैं दोनों कैटेगरी में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जाना है। यदि लड़के की जगह आपको ये दे दे, जैसे दर्शक दे, तब आपको देखना है कि तीन अलग अलग है, देखने वाले, गाने वाले और नाचने वाले। समझ गए होंगे आई होप। थोड़ा आप स्पीड बढ़ाकर यूट्यूब पर देख लिया करो यदि आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो। 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है, 425 बराबर 7 है, तो 217 का मान क्या होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको देखना है ये तीनों कैसे आए हैं, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 8, 4 और 1 में ऐसा क्या करे कि 3 आई, तो आप कहेंगे ये 8 है, 4 और 1 कितने होते हैं, तो 5। तो आप कहेंगे 8 में से यदि हम 5 घटा देते हैं तो आपके 3 बचता है। यहाँ तक आपकी बात सही है। अब देखना है क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी लगता है, तो आप कहेंगे 633 है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 9, और 6 में से 9 घटाएंगे तो आपके 5 नहीं आएगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है फेल, हो गया ना फेल। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट। रीजनिंग के हर क्वेश्चन को 5 से 6 तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। 841 है, तो पहले आपको करना है 8 में इस 4 का भाग देना है। जब हम 8 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है 2, और 2 में ये लास्ट वाला 1 जोड़ दीजिए, क्या बनेगा 3, और 3 यहाँ दे रखा है। समझ गई ना? पहली संख्या में दूसरी का भाग देकर तीसरी संख्या जोड़नी है। चलिए आगे भी इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी लग रहा है। आगे आपकी संख्या है 633, 6 3 3, तो इस 6 में देते हैं हम इस 3 का भाग, तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में इस 3 को जोड़ते हैं तो आपके बनेगा 5, यहाँ दे रखा है। समझ गई ना? चलिए आगे भी और चेक कर लेते हैं। 3 संख्याओं में चेक करेंगे और आगे वाले में लगाएंगे। 4 2 5, 425, इस 4 में हम देंगे इस 2 का भाग, तो आपका क्या आएगा 2, और 2 में ये 5 जोड़ेंगे तो आपके बनेगा 7। एकदम सही कॉन्सेप्ट है, यानी कि यही हमारा आंसर निकाल सकता है। अब देखिए आगे यही करेंगे। 217 है, 217 में पहले 2 में देंगे इस 1 का भाग, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 ही आएगा, और 2 में ये 7 ऐड कर देंगे, यानी कि बनेगा 9। और 9 किस ऑप्शन में है, तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, या डी इज करेक्ट। समझ गई ना? आई होप यहाँ तक आपने लाइक भी किया है और एक शेयर तो कर ही दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन यानी कि 59th डे कौन सा होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐड नहीं करनी है कि आज रविवार है, कल सोम, फिर परसों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ऐसे नहीं करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कौन सा दिन पूछा है? आपको पूछा है 59वां, तो 59 में आपको देना है 7 का भाग। 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मान लेते हैं आज 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को मान लेते हैं रविवार है, तो अब आपसे पूछे कि 8 तारीख को क्या होगा, तो 8 को भी तो रविवार ही होगा, 8 को भी रविवार होगा। फिर आपसे पूछिए 15 को क्या होगा, तो 15 को भी रविवार होगा। यानी कि वार रिपीट हो रहे हैं, 7 दिन के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो 7 दिन आपको ऐसा करना है, जो आपको दिन पूछा है उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग दे देंगे इजीली। 7 8 कितने होते हैं, तो 7 से 8 वार कटेगा 56, 56 वार पूरा पूरा गया। अब बचे हैं आपके पास 3 दिन। अब ऐसा करना है, जो आपको आज दिन दे रखा है उसमें ये 3 ऐड करने हैं। आज रविवार दे रखा है, तो रविवार में 3 ऐड करेंगे, तो रविवार के बाद 1 ऐड करने पर आता है सोमवार, 2 ऐड करने पर आता है मंगलवार, और 3 ऐड करने पर आता है बुधवार। जैसा कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बुधवार। समझ गई ना? जो आपको दिन पूछा है उसमें 7 का भाग दीजिए, और जो शेष बचे उसे ऐड कर दीजिए। अब देखिए नया क्वेश्चन। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। जब भी उत्तर दक्षिण आ जाए, दिशाएं बना लिया करो। ये लो, पहले आपको उत्तर, फिर यहाँ होती है दक्षिण, पूर्व, और यहाँ होती है आपके पश्चिम। ये लो बना ली। अब क्या करना है, राम अपने घर से 3 किलो, यहाँ आपको मान लेना है राम का घर। ये लो, ये है राम का घर। यहाँ से वो कितने 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो ये लो हम कर देते हैं 4 किलोमीटर यहाँ तक चला है उत्तर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो 3 किलोमीटर इधर चलेगा, पश्चिम 3 किलोमीटर चला। फिर
8 किलोमीटर कितनी दक्षिण चलता है। ये लो 8 किलोमीटर हम चला देते हैं इसे दक्षिण। वह अपने घर से कितनी किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से अब ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये अब कितनी दूर है ये बताओ, बता देंगे ना इजीली। देखिए क्या बन रहा है, ये आपका एक ट्राइंगुलर बन रहा है। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, और ये आपको 4 किलोमीटर दे रखी है तो ये 4 होगा, और टोटल 8 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4। फिर से बताऊँ एक बार, ये लो, ये 3 किलोमीटर दे रखी है आपको तो ये भी 3 किलोमीटर होगी, बात समझ गई। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और टोटल पूरी 8 है तो 8 में से ये 4 गई तो आपके पीछे बची 4 किलोमीटर। यानी कि आपको पता चल गया ये 4 किलोमीटर है, ये 4 है, ये 3 है। आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण का सूत्र पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये आपका लंब। 4 का स्क्वायर आपके 16, 3 का स्क्वायर आपके 9 आएगा 25, और 25 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 5 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी आपकी 5 किलोमीटर है। इजीली कर पाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए, जहां से समझ नहीं आया है समझकर आप कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपका भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा है। अब देखिए, यदि आपके नॉन टेक में तैयारी अच्छी नहीं है डीआरडीओ एग्जाम के लिए, तो 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारी ई बुक में, पीडीएफ फाइल में। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 700 प्लस नॉन टेक के यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के भी। और यदि आपकी इंग्लिश जो 40 नंबर की आपके एग्जाम में रहने वाली है एकदम ही कमज़ोर है, तो ये नाम मात्र का कोर्स आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर इसे भी ले सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटीड है। सारे टॉपिक करवा रखे हैं, और यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आप बेसिक से यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आप, रामू कौन है, तो आप अपने आप को मान लीजिए ये रामू है। रामू कौन है, आप। आपकी माता ने आपसे कहा मेरी माता, यानी कि आपके माता की माता क्या होगी, यानी कि रामू की नानी। रामू की नानी, मेरी माता का एक बेटा, यानी कि नानी का बेटा, वो आपके होगा मामा का बेटा है। मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है, यानी कि मामा का पुत्र है अच्युत। रामू के मामा का पुत्र है अच्युत। अच्युत का रामू के साथ क्या है, संबंध क्या है, तो अच्युत रामू की मामेरा लड़का है या फिर मामेरा भाई है। जो भी आपको समझ आ गया होगा कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऐसा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो आपका राइट आंसर लेने वाला है। अच्युत रामू का मामेरा भाई है या फिर मामा का लड़का है। इजीली कर सकते हैं। आगे देखिए, वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन लिया है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप इन पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, तीनों कहाँ से संबंधित है, तो आप कहेंगे तीनों ही अस्पताल से संबंधित वर्ड है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल तीनों वर्ड एक ही जगह से संबंधित है, तो आपको देखना है कि क्या होता है, तीनों वर्ड में रिलेशन कैसा है। तो मान लेते हैं कि आपकी अस्पताल है, तो डॉक्टर और नर्स कहाँ होंगे, अस्पताल के अंदर ही होंगे, है ना। तो ये आपको ऐसा जहां भी सर्कल दिखाई दे रहा है वो बनाना है, छोटा बड़ा जब भी हो ये वाला होगा। डॉक्टर और नर्स आपकी अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर वाला बड़ा क्यों सर्कल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अस्पताल है, इसके अंदर इतना बड़ा डॉक्टर है, नर्स इतना क्यों है, क्योंकि डॉक्टर की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर डॉक्टर का जो पद होता है वो बड़ा होता है नर्स की अपेक्षा, नर्स का पद छोटा है। इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम दे रखा है, और ऑप्शन में यही मिल जाएगा। वेन डायग्राम का तो इजी क्वेश्चन है, आपको रिलेशन देखना है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है। एक विशिष्ट कोट भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है। बेड को क्या लिखा है, 7 लिखा है। सेब को 9 लिखा है, तो बेन को कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले तो आपको देखना है बेड को और सेब को लिखा कैसे है, क्यों लिखा है 7, 10 क्यों नहीं लिखा। तो आप देखिए, ये है आपकी बेड। बेड में बी आता है आपके कितने नंबर पर, तो आप कहेंगे 2 नंबर पर। ए आता है आपके 1 नंबर पर, और डी आता है आपके 4 नंबर पर। आप इन तीनों को जोड़िए, 2 और 1 3 और 4 7, यानी कि ऐसे लिखा है। समझ गई ना।
आप वैसे भी इंटेलिजेंट हो और मुझे पता है 10th लेवल के जो लड़के होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ITI वालों की अपेक्षा। उनको ईजिली बताना पड़ता है, लेकिन आप समझ जाते हैं। 10th लेवल तक आपका माइंड ओपन होता है तो आप ईजिली जल्दी समझ जाते हैं, ये मुझे लगता है। शेप दे रखा है आपको, शेप में देखिए क्या है, एस कितने नंबर पर आता है तो आपको याद है टी आता है 20 नंबर पर, मैंने इसे याद कर रखा है तो एस आएगा आपकी 19 नंबर पर। ए आता है आपके 1 नंबर पर और पी कितने पर आता है तो देखिए ओ आता है 15 नंबर पर तो शायद पी आता है आपके 16 नंबर पर, शायद क्या पक्का ही आता है। 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 और 36, यहाँ 36 होने चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने तो 9 लिखा है। कैसे लिखा है अब वो देखते हैं। देखिए इसका 19 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद 16 है। तो इसने क्या किया है, इसने ये किया है इन सभी को जोड़ दिया है तो ये आया इसके 36। अब 36 में भी 2 अक्षर है तो दोनों को इसने जोड़ दिया है, 3 और 6 को जोड़ के 9 लिखा है। समझ गई ना क्या किया है, ये शेप लिखा है, शेप के टोटल नंबर आए हैं 19 1 16, इन सभी को जोड़ा है 36। 36 के भी दोनों अक्षरों को आपस में जोड़ के इसने लिखा है। अब देखिए हमें जो करना है वो हम करेंगे, क्या, बेन को बनाना है कूट भाषा में शब्द। तो अभी देखिए बना देते हैं। BAN बेन होता है, बेन का बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है आपके 1 नंबर पर और एन कितने नंबर पर आता है तो आप कहेंगे 14 नंबर पर। आपस में जोड़िए इनको, 2 1 3, 3 और 14 आपके होते हैं 17। 17 के भी 2 अक्षर है आपस में जोड़ना है, 7 और 1 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है, इजीली कर पाएंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत है लेकिन अब मुझे पता है इतने टाइम तक कोई वीडियो नहीं देखता, अब मैं बीच में बंद करूँगा एक और क्वेश्चन करवा के। नेक्स्ट पार्ट में आगे से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और आप यहाँ तक नहीं देखते हैं मुझे पता है। पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट नहीं है ये भी मुझे पता है, कोई कॉमेडी सीन होता तो आप लास्ट तक जरूर देख लेते। अब देखिए क्या दे रखा है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है आपके, ये A10 है, कोमा नहीं है, ए और 10 एक साथ है, यहाँ आपको समझना है क्या है, ये कोमा नहीं है, A10 साथ में है। इंग्लिश का भी वर्ड है और साथ में मैथ के भी वर्ड हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोनों सीरीज साथ में चलानी है। ए के बाद आया है ई के बाद आई के बाद ओ, तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आना चाहिए, तो आप सभी ने पढ़ा होगा इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, 4 तो आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ आपके आएगा यू। जिसमें भी यू दे रखा है वो आपका आंसर होगा, लेकिन जैसा ही आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, सारे ऑप्शन में यू दे रखा है। यानी कि अब आपको फिर इंग्लिश गणित वाली फॉलो करनी है कि मैथ में आगे कैसे बढ़ी है। तो ये हुआ है 10 का 40 यानी कि 4 गुना, फिर आपके हुआ है 38 यानी कि फिर 2 माइनस हुआ है। अब यहाँ आप देखते हैं तो 38 का 4 गुना हुआ है, 38 का 4 गुना करके देख लीजिए 152 होता है। तो अब आपको -2 करने, एक बार 4 गुना करते हैं फिर -2 करते हैं तो 150 होगा ना, 152 में से 2 गई 150, यानी कि यू 150 आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप 4 गुना करके चेक कर लीजिए, क्रॉस मैच कर लीजिए। मुझसे गलती हो सकती है लेकिन आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। तो यही वीडियो को रोकेंगे, 20 मिनट हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जनरल इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कीजिए और साथ ही ई बुक भी PDF फाइल भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारी आपको न्यूज़ अपडेट, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे।